नमस्कार। ज्योतिष और उपाय के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में, जिसका नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके लक्षणों का किस तरीके से पता लगाया जा सकता है? कई ज्योतिषियों के अनुसार कई ऐसे योग कुंडली में बनते हैं जो पितृदोष बना देते हैं, पर वही योग किसी और के अनुसार पितृदोष नहीं बनाते। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे लक्षण बताऊंगी जो कि आप खुद जान सकते हैं क्या आपकी कुंडली में, आपके घर में पितृदोष है। जिनकी कुंडली में पितृदोष होते हैं या जिनके घर में पितृदोष का साया हो, वो कैसा घर होता है। ऐसे घर में सबसे पहले तो कोई एक बच्चा जो है वो या तो मंदबुद्धि होता है, या फिर दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होता है, या फिर घर के पुरुष धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, या आपके घर का जो बेटा हो वो नशे में चला जाता है, नशे करने लग जाता है, या फिर पढ़ाई में कोई भी बच्चा सफल नहीं हो पाता, या बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाती, शादी में उनके विलंब आ रहा होता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जो है बच्चों की सही समय पर शादियां नहीं हो पा रही, अच्छे कामयाब बच्चे होने के बावजूद भी रिश्ते अच्छे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से शादी में विलंब हो जाता है। यदि शादी हो जाए तो आगे कुल नहीं बढ़ रहा, कुल नहीं बढ़ता, यानी कि वंश नहीं बढ़ता। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे लक्षण हैं जिससे आप खुद जान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। बार बार पैसे का नुकसान होता है, घर के पुरुषों के साथ में कोई ना कोई दुर्घटना लगी रहती है। घर के देखने में, घर को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि इस घर में पितृदोष है? या तो बिल्कुल छत के बीचों बीच किसी ने रोशनी के लिए जगह छोड़ी हो, या फिर उस पूरे घर में अंधेरा सा छाया होता है, दरवाजे खिड़कियां बहुत कम होती हैं, और उसके अलावा फैला हुआ रहता है घर, जैसे हम कहें तो चीजें इधर उधर फैली होती हैं। उस घर में एंटर करने से ही एक महक आती है जिससे पता लगता है कि उस घर में पितृदोष है। अंधेरा होना, एक महक आना और घर में चीजें फैली हुई रहना, ये छोटे छोटे लक्षण हैं जिससे पता लगता है कि पितृदोष है। तो सबसे पहले तो छत से डायरेक्ट आ रही रोशनी को बंद करना चाहिए, ताकि अगले जन्म में फिर से कुंडली में पितृदोष ना हो। कई बार पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपकी इस जन्म की कुंडली में पितृदोष दिखता है, और वो इस तरह से बना होता है कि या तो आपने किसी ब्राह्मण का अपमान किया हो, अपने माता पिता का अपमान किया हो, या घर में किसी और बुजुर्गों का अपमान हो रहा हो, तो वो अगले जन्म में आपकी कुंडली में पितृदोष बन जाता है। और यही अगर आप इस जन्म में कर रहे हैं तो इसका फल इस जन्म में तो जो आपको मिलेगा ही, आने वाले जन्म में भी आपके ये पितृदोष के रूप में ही सामने आएगा। तो हमेशा याद रखें कि हमारे पितृ जो हैं वो जागृत देवी देवता हैं, तो कभी भी आप शुभ कार्य में उनको न भूलें। हमेशा उनका हिस्सा निकाल के फिर कोई शुभ कार्य शुरू करें। उनको सम्मान देना न भूलें। जब कभी आप श्राद्ध सही दिल से नहीं करते, विधि से नहीं करते, या करते ही नहीं, तो ऐसे में पितृदोष बहुत ही बुरा प्रभाव आपको देता है, और वो कुल को धीरे धीरे रोकता जाता है, यानी उस वंश को धीरे धीरे रोकता हुआ जाता है। घर के पुरुष धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो ये जागृत देवता हैं हमारे पितृदेव, तो हर शुभ कार्य में इनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा कभी भी कोई ब्राह्मण घर पे आए उसका अपमान न करें। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान करें, जो भी आपके माता पिता हैं उनका भी सम्मान करें। तो मैंने कुछ कुछ लक्षण आपको बताए हैं जिससे कि आप खुद जान सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष, आपके घर में, आपकी कुंडलियों में पितृदोष है या नहीं। वैसे तो पितृदोष की शांति के लिए आपको विधिवत श्राद्ध करना आवश्यक है, या फिर विधिवत जो पूजन करवाना वो आवश्यक है। फिर भी मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय यहाँ बता रही हूँ जिससे आपको कुछ एक हल मिल पाएगा, कुछ निजात मिल पाएगी आपको इस परेशानी से जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा? करना केवल इतना कि जो कोई सोमवार, अमावस को कोई सोमवार आ रहा है जिसे हम सोमपति अमावस भी कहते हैं, सोमवार वाले दिन अमावस पड़े, उस दिन खीर बनाकर आप अपने पितरों को समर्पित करें। उसके अलावा
दूध जो है वो मीठा दूध पीपल के वृक्ष में डालें और उस वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। यदि आप ये रोज़ कर सकें तो आप बहुत ही ज़्यादा, आपको इस उपाय से जो है पितृदोष से शांति मिलने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिल पाएगी। यदि आप इसे आप डेली कर सकें तो कोशिश करिए कि रोज़ मीठा दूध पीपल के जड़ों में डालना है, पीपल को सेंच के उससे, और 7 परिक्रमा आपने करनी है। रोज़ सुबह जब आप घर में जोत अगरबत्ती करते हैं तब एक मंत्र ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। हर अमावस्या को थाली बनाकर, जैसे आप खाने की पूरी थाली बनाते हैं, वो पूरी थाली बनाकर आप गायों को खिला सकते हैं। किसी गरीब को भी आप उस दिन खाना खिलाइए। अमावस वाले दिन किसी भी ज़रूरतमंद को, गरीब को आप खाना खिलाइए, तो भी आपके पितृ जो हैं प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि अमावस के दिन गरीबों को खाना खिलाने से ये खाना उन तक पहुंच जाता है, आपके पितरों तक पहुंच जाता है। ब्राह्मणों को खाना खिलाने से, गरीबों को खाना खिलाने से उन तक पहुंच जाता है। रोज़ आप अपने खाने में से 3 रोटियां सबसे पहले निकालें, जो कि गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए निकाली जाएंगी। ये तीनों को आपने रोज़ नियम से ये 3 रोटियां डालनी हैं, जो कि माना जाता है कि पितृ शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो आप इन उपायों को ज़रूर करें। जो मंत्र आपको मैंने पहले बताया, उसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी आपको पितृदोष से शांति के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो ये करके देखिए और बहुत ही चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके इनके रिजल्ट ज़रूर बताइएगा, और अपनी कुंडली का बहुत बारीकी से विश्लेषण करवाने के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बारी है आज के उपाय की। तो आज के उपाय में मैं आपको ये बताऊंगी, जिस परेशानी से काफ़ी दुनिया जो है इस वक्त ग्रस्त है, वो क्या, कर्जे की परेशानी आजकल हर घर में देखी जा रही है। किसी का दिल नहीं करता कर्जा लेने को, किसी को अच्छा नहीं लगता कर्जा लेना, पर फिर भी मजबूरीवश जब लेना पड़े और फिर ना उतारा जाए, उतारना हर महीने बहुत मुश्किल हो जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो इस कर्ज को उतारने के लिए मैं छोटे छोटे उपाय आपको बता रही हूँ, नोट करिए। एक तो श्री गणेश को आप हो सके तो डेली मोदक का भोग लगाएं, दुर्वा और मोदक का भोग लगाएं, दुर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। साथ ही हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का जाप करें। रोज शाम के वक्त हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का जाप करें। मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल आप किसी को भी दान करें। यदि कोई दान में ना ले तो इसे शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो इसे जल प्रवाह भी कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार आपने लाल मसूर लेनी है, साबुत लाल मसूर, और उसका दान करें। इसके अलावा एक उपाय और है जो कि कर्जे से बहुत जल्दी मुक्ति दिलाता है। वो क्या, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा आपने लेना है और 5 साबुत गुलाब के फूल, जिसकी पंखुड़ियाँ टूटी ना हो, 5 साबुत गुलाब के फूल उस सफ़ेद कपड़े में, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े में आपको बांध कर जल प्रवाह करना है। ये छोटे छोटे उपाय हैं कर्ज मुक्ति के, करके देखिए, बहुत ही लाभकारी रहेंगे। क्या ना करें, घर में झाड़ू पैरों में नहीं लगना चाहिए। घर में एंटर करते या अंदर आने वाले को झाड़ू सीधा नज़र नहीं आना चाहिए। रसोई घर में झाड़ू बिल्कुल ना रखें, अन्यथा अन्न की कमी आनी शुरू हो जाती है। अब वास्तु के कुछ उपाय, वास्तु टिप, इसमें आपको रसोई के बारे में जानकारी आज दूंगी कि रसोई आपकी कौन सी दिशा में होनी चाहिए। रसोई हमेशा घर के साउथ ईस्ट दिशा में होनी चाहिए। यदि साउथ ईस्ट का विकल्प आपके पास नहीं है या साउथ ईस्ट में रसोई बनने का कोई हल नहीं है, तो ऐसे में नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन को आप दूसरी दिशा मान सकते हैं रसोई के लिए। तो ये 2 दिशाओं के अलावा रसोई और किसी दिशा में नहीं होनी चाहिए। यदि रसोई नॉर्थ ईस्ट में बना दी गई या ईशान कोण में बना दी गई, तो ऐसे में घर की स्त्रियां बीमार रहनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए रसोई घर बनाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब रसोई की दिशा के अलावा रसोई के अंदर भी आपको वास्तु का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अग्नि और जल 2 तत्व वहाँ मौजूद हैं जिसको आपको बैलेंस करना होगा। तो जो रसोई में आप स्टोव या गैस स्टोव जो भी आपने रखा है, वो हमेशा रसोई के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें
और जल जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। तो जल और अग्नि को दोनों को आपको फ़र्क में या डिस्टेंस में रखना होगा, ताकि ये दोनों आपस में बहुत पास, जैसे आप नल लगाते हैं, सिंक लगाते हैं, बर्तन धोने वाले सिंक लगाते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपके अग्नि से काफ़ी दूर होनी चाहिए, यानी कि वो साउथ ईस्ट में है और जल नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। यदि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं या बिल्कुल पास पास में आप कर दें, या फिर उल्टा कर दें, यानी कि साउथ ईस्ट में पानी और नॉर्थ ईस्ट में अग्नि, तो ऐसे में घर की महिलाओं के घुटने खराब होने के आसार बन जाते हैं। तो इन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रसोई घर से ही आपके वास्तु को ठीक किया जा सकता है, या रसोई घर से ही, जैसे आप जानते हैं कि वहाँ पर पका हुआ खाना ही आपके शरीर के अंदर जाके आपको ऊर्जा प्रदान करता है, तो गलत वास्तु में बना हुई रसोई भी आपको बीमार कर सकती है। वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा के बने हुए खाने से भी आपके शरीर को दिक्कतें आ सकती हैं या बीमारियाँ लग सकती हैं। इसलिए रसोई के वास्तु का सबसे ज़्यादा अत्यधिक ध्यान रखना ज़रूरी है। अब रसोई में एग्जॉस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या निकासी, हवा की निकासी जिसे हम कहें, गर्म हवा की निकासी, या तो इसके लिए भी आपको दिशा का ध्यान रखना होगा। आपको पूर्व की ओर, यानी कि ईस्ट की ओर जो है एग्जॉस्ट का पंखा, एग्जॉस्ट फैन जो है आपको लगाना है। अब स्टोरेज भी आपकी रसोई में होती है, जो स्टॉक या राशन जो आपने रखना है डब्बों में पैक करके या वैसे, तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिशा के अनुसार ही रखनी होंगी। यानी कि दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर आप स्टोरेज के लिए कबर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा और कहीं मत बनाइए, अन्यथा ये भी आपके शरीर को ही खराब करेगा। तो हमेशा याद रखें कि रसोई में गलत वास्तु घर में बीमारी का कारण बन सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रख के ही रसोई घर को सही तरीके से वास्तु के तौर पर ठीक करें। तो आज तक के लिए इतना ही। कल इसी समय पर हम ज्योतिष और उपाय के प्रोग्राम में और बहुत सारे उपाय आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।